नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ बहुचर्चित स्थानों को डिस्कस करेंगे। द प्लेसेस विच हैव बीन इन न्यूज़ रिसेंटली। सबसे पहले है मालदीव्स के 2 आइलैंड्स। गेदोशु मास प्लांट स्थापित करने के लिए इंडिया और मालदीव्स ने अग्रीमेंट साइन किया है। ये मालदीव्स की अदू सिटी के 2 आइलैंड्स मराधू और हुलहुदू पे बनाया जाएगा। This agreement is also first in the series of Indian grant assistance for implementation of high-impact community development projects through local bodies in Maldives at a total cost of $5.5 million. इसके बाद है वेंकटरायपुर और नोलिया शाही। यूनेस्को द्वारा ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेडी के रूप में नामित किया गया है। इस मान्यता के साथ भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी बनने वाला पहला देश हो गया है और ओडिशा देश का पहला राज्य। लंका ये उत्तरकाशी में स्थित है। हिम तेंदुओं का संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जिले में भैरों घाटी पुल के पास लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। यह उत्तराखंड वन विभाग द्वारा यूएनडीपी के साथ बनाया जाएगा। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। संरक्षण केंद्र से लोगों में हिम तेंदुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की उम्मीद है। कई शोधों के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान में 86 हिम तेंदुए हैं और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में 450 से 500 हिम तेंदुए हैं। इसके बाद है मलकानगिरी का स्वाभिमान आंचल। यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और दशकों तक माओवादी केंद्र के रूप में जाना जाता था। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बार बस सेवा शुरू की गई है। स्वाभिमान आंचल के चौथे पक्ष में एक दुर्गम इलाका था जिसके माध्यम से 2 पहिया वाहनों की आवाजाही अनुशंसित नहीं थी। यहाँ तक पहुंचने के लिए चौथे पक्ष के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया जाता था। गुरुप्रिया पुल के पूरा होने के बाद ही इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति पैदा हुई। गुरुप्रिया ब्रिज क्या है? ये मलकानगिरी में ही है। 910 मीटर लंबा गुरुप्रिया पुल 1986 में बनना शुरू हुआ और 32 वर्ष बाद इसका उद्घाटन हुआ। यह पुल जानबाई नदी पर स्थित है। जब तक इसका निर्माण नहीं हुआ था, स्वाभिमान आंचल क्षेत्र के साथ परिवहन का एकमात्र साधन नाव था और या फिर घोड़े थे। गुरुप्रिया के बाद है काकरापार। काकरापार गुजरात में स्थित है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अनाउंस्ड दैट यूनिट 3 ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, India's first 700 megawatt electric and indigenously developed pressurized heavy water reactor, has achieved its first criticality. काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र सूरत में स्थित है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयां कनेडियन तकनीक पर आधारित है, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसकी तीसरी और चौथी इकाई के निर्माण का कार्य 2011 में प्रारंभ हुआ था। KAPP3 that is काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट पार्ट 3 इस भारतीय घरेलू असैनिक परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई होने के साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की सबसे बड़ी इकाई है। अब तक भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की सबसे बड़ी इकाई मात्र 540 मेगावाट की ही थी। इस प्रकार की 2 इकाइयां महाराष्ट्र के तारापुर संयंत्र में स्थापित की गई हैं। भारत में स्वदेशी निर्मित इस 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में स्टील लाइन्ड इनर कंटेनमेंट, निष्क्रिय क्षय ऊष्मा निष्कासन प्रणाली, रोकथाम स्प्रे प्रणाली, हाइड्रोजन प्रबंधन प्रणाली जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में देश में इस क्षमता के परमाणु संयंत्रों पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 2 काकरापार KAPP3 और KAPP4 तथा रावतभाटा राजस्थान में स्थित है।
काकरापार की तीसरी और चौथी इकाई का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। It is a forerunner of the series of 16 indigenous 700 megawatt electric pressurized heavy water reactors which got the approval and financial support from the Government of India. The 16 projects are under various stages of implementation. ये point important है कि India will increase the nuclear power capacity from 6,780 megawatt electric to 22,480 megawatt electric by 2031. काकरापार के बाद है रेवा। यहाँ पे एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। द 750 megawatt अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट इज स्प्रेड ओवर 1590 acres. यह रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय सौर ऊर्जा निगम और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का एक संयुक्त उपक्रम है। इस सोलर पावर परियोजना के स्थापित होने पर मध्य प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दी जाएगी। विश्व बैंक द्वारा इसको ऋण दिया गया है और यह ऐसा ऋण पाने वाली देश की पहली संस्था बन गई है। इसके बाद है फेनी रिवर। इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर और इसलिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फेनी नदी दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। यह एक ट्रांसबाउंड्री नदी है जिसके पानी के अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा है। फेनी नदी का उद्गम दक्षिण त्रिपुरा जिले से होता है तथा यह सबरूम शहर से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नोआखली जिले से मुहुरी नदी, जिसे छोटी फेनी भी कहा जाता है, इसके मुहाने पर मिलती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 135 किलोमीटर दूर दक्षिण में बहने वाली फेनी नदी वर्ष 1934 से विवादों में रही है। यह नदी कुल 1,147 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें से 535 वर्ग किलोमीटर भारत में है और शेष बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे पर पहली बार वर्ष 1958 में चर्चा शुरू हुई थी। आज तक भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी के जल साझाकरण पर कोई समझौता नहीं हुआ है। In August 2019, India and Bangladesh held a water secretary level meeting of the Joint Rivers Commission in Dhaka, where it was agreed to collect data and prepare water sharing agreements for 7 rivers: Manu, Muhuri, Khowai, Gumti, Dharla, Dudhkumar and Feni. त्रिपुरा के सबरूम शहर में पेयजल आपूर्ति योजना के लिए भारत द्वारा फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक पानी की निकासी पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। बांग्लादेश द्वारा आपत्ति व्यक्त किए जाने के बाद फेनी नदी से जुड़ी 14 परियोजनाएं वर्ष 2003 से ही रुकी हुई हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के गांवों में सिंचाई प्रभावित हो रही है। सबरूम शहर में पीने के पानी में वर्तमान आपूर्ति अपर्याप्त है। इस क्षेत्र के भूजल में लौह तत्व की मात्रा अधिक है। ऐसे में शहर की जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन से सबरूम शहर की 7,000 से अधिक आबादी को लाभ होगा। इसके बाद है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर जो कि गुवाहाटी में स्थित है। नीलाचल पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर देवी सती को समर्पित है। इतिहास के अनुसार यह मंदिर राजा नरकासुर द्वारा बनाया गया था। 1565 से उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्री में पहली बार यहाँ आयोजित किया जाने वाला अंबुबाची मेला इस साल कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं किया जा रहा है। It is one of the 51 Shakti Peeths of India. Each of the 51 Shakti Peeths represent a body part of Lord Shiva's companion Sati. Devika Bridge,
इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था और ये उधमपुर में है, जम्मू एंड कश्मीर के। इट इज़ 10 meters लॉन्ग। पुनेजा ब्रिज, it has also been inaugurated recently. The bridge is located in Bardeva town in Doda district of Jammu Kashmir. It is 50 meters long. इसके बाद है महात्मा गांधी ब्रिज। बिहार में गंगा नदी पर यह स्थित है। इसके नवीकरण के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने अपने अपस्ट्रीम कैरियर वे का वस्तुतः उद्घाटन किया है। It is over 5.5 kilometers and it has 4-lane bridge. It is a 4-lane bridge at National Highway 19 between Patna and Hajipur. It is being renovated to replace its existing concrete superstructure by new steel deck superstructure consisting of about 6,600 metric tons of steel. This is the first ever bridge in India using modern technology for improving the existing structure. Important ये है कि ये कौन सी नदी पे है और किससे कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद है तुर्कमेनिस्तान। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि it has become the 25th country which has been granted the observer status in the World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 मेंबर हैं और 25 को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान के आसपास की कंट्रीज और उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। द नेबरिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो ऑलरेडी WTO को एक्सीड कर चुके हैं। और उज़्बेकिस्तान हैज़ बीन इन एंड ऑफ नेगोशिएशंस on WTO accession since 94. तुर्कमेनिस्तान के बाद है गालवान वैली। ये तो बहुत ही न्यूज़ में रही है। मैप में आप गालवान वैली की लोकेशन देख सकते हैं। गालवान वैली उस भूमि को संदर्भित करता है जो गालवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। गालवान नदी का स्रोत चीन की ओर अक्साई चिन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी से मिलती है। यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चिन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पूर्वी हिस्सा चीन के जिनजियांग तिब्बत मार्ग से काफ़ी नज़दीक है, जिसे G219 हाईवे कहा जाता है। 1956 का मानचित्र संपूर्ण गालवान घाटी को भारत के हिस्से के रूप में दर्शाता है, लेकिन जून 1960 में चीन ने गालवान घाटी पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए एक नया मानचित्र प्रस्तुत किया, जिसमें गालवान घाटी को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया। इसके पश्चात नवंबर 1962 में भी एक नया मानचित्र दिखाया गया, जिसमें संपूर्ण गालवान घाटी पर दावा प्रस्तुत किया चीन ने। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC गालवान घाटी और श्योक नदियों के संगम के पूर्व में स्थित है, जिस पर भारत और चीन दोनों हाल ही के वर्षों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जून 2020 को हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने दावा किया है कि संपूर्ण गालवान घाटी के नियंत्रण चीन का है। चीन के लगभग सभी मानचित्रों में संपूर्ण गालवान घाटी को चीन के नियंत्रण का हिस्सा दिखाया गया है। द गालवान रिवर इज नेम्ड आफ्टर गुलाम रसूल गालवान हु एक्सप्लोर्ड द कोर्स ऑफ द रिवर। गालवान रिवर flows from the disputed Aksai Chin region in southern Xinjiang of China to Jammu Kashmir. Apart from Galwan Valley, a small village in Budgam called Galwanpur also seems to be named after the clan of Ghulam Rasul Galwan. गालवान वैली के बाद पैंगोंग त्सो है। लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का अर्थ समीपता और तिब्बती भाषा में त्सो का अर्थ है झील। पैंगोंग त्सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी संकरी गहरी एंडोर्फिक झील है। एंडोर्फिक यानी लैंडलॉक्ड। पैंगोंग त्सो का पश्चिमी छोर
लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर दूर स्थित है। 135 किलोमीटर लंबी यह झील बूमरैंग के आकार में 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और अपने सबसे विस्तारित बिंदु पर यह 6 किलोमीटर चौड़ी है। खारे पानी की यह झील शीत ऋतु में जम जाती है। आइस स्केटिंग और पोलो के लिए यह एक उत्तम स्थान है। इसका जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कोई जल जीवन नहीं है, परंतु यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थली है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस झील के मध्य से गुजरती है। पैंगोंग त्सो के बाद है नाकुला। नाकुला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम के और 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। इनकी लोकेशन देख लीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाकुला उत्तरी सिक्किम में 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। इट इज लोकेटेड अहेड ऑफ मुगुथंग और चोलामू। चोलामू इज द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता। इस मैप में आप अक्साई चिन की लोकेशन देख सकते हैं। चुसुल वैली। Where is the Chushul Valley? It is in Ladakh, situated at a height of 4300 meters. चुसुल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में समुद्र तल से 4300 मीटर या 15000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गांव है, जो कि चुसुल घाटी में अवस्थित है। चुसुल घाटी रेजांगला और पैंगोंग त्सो के पास स्थित है, इसलिए इसका भी सामरिक महत्व है। रेजांगला कहाँ है? यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में चुसुल घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। इसकी लंबाई लगभग 2.7 किलोमीटर, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर और ऊंचाई 16000 फुट है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला कुमाऊं रेजिमेंट के 13 कुमाऊं दस्ते का अंतिम मोर्चा थी। इस दस्ते का नेतृत्व मेजर सैतान सिंह ने किया था। इस युद्ध को रेजांगला का युद्ध भी कहा जाता है। रेजांगला के बाद है काला पानी। नेपाल ने कुछ समय पहले एक मैप रिलीज किया था और 3 इंडियन लोकेशंस को अपनी एरिया में शामिल दिखाया था: काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। काला पानी is located at an altitude of 3600 meters on the कैलाश मानसरोवर रूट। भारत, चीन, नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित काला पानी इलाका सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इट बॉर्डर्स उत्तराखंड इन इंडिया एंड सुदूर पश्चिम इन नेपाल। नेपाल सरकार का दावा है कि वर्ष 1816 में हुआ सुगौली समझौता के मुताबिक काला पानी उसका इलाका है। हालांकि इस संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि नेपाल काली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके पे अपना दावा नहीं करेगा। 1960 के दशक में पहली बार इस इलाके में जमीन का सर्वे हुआ। 1929 में काला पानी को भारत का हिस्सा घोषित किया गया और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी। Since the Indo-China War of 1962, Kala Pani is controlled by India's Indo-Tibetan Border Police. मैप में आप काला पानी की लोकेशन देख सकते हैं। क्योंकि काला पानी के साथ काली रिवर जुड़ी हुई है, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। काली रिवर इज ऑल्सो नोन एज शारदा रिवर और काली गंगा इन उत्तराखंड। It joins Ghagra River in Uttar Pradesh, which is a tributary of Ganga. The projects like Tanakpur Hydroelectric Project, Chamelia Electric Project, and Sharda Barrage are situated on the Kali River. इसके बाद है लिपुलेख। लिपुलेख is a Himalayan pass on the borders between Uttarakhand and Tibet. It lies to the north of Kala Pani, which is controlled by India.
भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही इस क्षेत्र को अपने अपने देश का अभिन्न अंग मानते हैं। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल के अनुसार यह धारचूला जिले का हिस्सा है। It is an ancient route used by traders, merchants and pilgrims to कैलाश मानसरोवर। लिपुलेख के बाद एक और एरिया है जो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करी है, सूस्ता एरिया। ये उत्तर प्रदेश में है और गंडक नदी के तट पर है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी कहा जाता है। द चेंज ऑफ कोर्स ऑफ गंडक रिवर इज द मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट इन सूस्ता एरिया। और इसी के साथ हमारे टॉपिक आज के लिए कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ए फॉर यू फॉर एविड लर्नर्स। स्टडी वेल, टेक केयर, थैंक यू।